हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो प्रस्तावना होती है ये संविधान के सार के बारे में बताती है। यदि हमें संविधान को शॉर्ट में समझना है या संक्षेप में समझना है तो प्रस्तावना को समझ लीजिए कि संविधान में क्या क्या है या संविधान का मूल दर्शन हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो संविधान की जो संविधान है उसकी मूल भावना को समझने के लिए कि संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, या संविधान जन कहाँ से शक्ति अधिग्रहित करता है। यदि हमें इन सब को समझना है तो हमें प्रस्तावना को समझना होगा। तो प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हम प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं कि प्रस्तावना किस प्रकार से भारतीय संविधान में दी गई है। तो सबसे पहले प्रस्तावना भारतीय संविधान में दी गई है तो इसमें इसके अंतर्गत कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है इसका प्रोविजन किया गया है। इसमें बताया गया है सब कुछ कि किस प्रकार से संविधान के उद्देश्य हैं, किस प्रकार से प्रकृति है और कब इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत लिया गया है या कब इसको लागू या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। आज हम इसी के बारे में एक एक शब्द को पढ़ने वाले हैं। जैसे शब्द होते हैं इनकी गहराई को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट भी इससे संबंधित हैं, जैसे कि जो प्रस्तावना है सबसे पहले किस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। तो जो प्रस्तावना है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। तो इसी नवीनता के द्वारा अनेक देशों ने प्रस्तावना को अपनाया, उसी में से भारत भी शामिल है। तो भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना का प्रोविजन किया, क्योंकि प्रस्तावना बाद में जोड़ी गई थी संविधान संशोधन के, जब संविधान पूरा बन गया था उसके बाद प्रस्तावना को अंत में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना का प्रोविजन किया गया और इसी नवीनता को देखते हुए अन्य देशों ने भी प्रस्तावना का प्रोविजन किया और उसमें से भारत भी हमारा है। इसके बाद हम बात करें अगले फैक्ट की, तो एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो संविधान का परिचय पत्र की जो संज्ञा है एन ए पालकीवाला ने दी है। एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो प्रस्तावना है वो किस पे आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था और संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जनवरी 1949 को सबके द्वारा सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। इस कारण से उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारी प्रस्तावना है, इसलिए इसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं या प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से द्वारा संशोधित किया गया है। केवल एक बार इसमें संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें संशोधन किए गए हैं। इसी संशोधन के बाद भारतीय जो प्रस्तावना है या संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। तो पहले ये शब्द नहीं थे, फिर इसको बाद में जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगली हम बात करें फैक्ट की। अगला फैक्ट है कि संविधान की आत्मा, कुंजी या आभूषण, संविधान की आत्मा, कुंजी या आभूषण जो कहा था, किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास भार्गव अल्लादी ने ये बात
कही थी। अगला है उद्देश्य का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उद्देश्य का दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये बात किसने कही थी? कृष्णा स्वामी अय्यर ने। किसने कहा है? कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये बात कही थी कि जो हमारी उद्देश्य का है, ये दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ये कही थी बात कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा। अगली जो है प्रस्तावना हमारी प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। ये बात कही थी के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी के द्वारा ये बात कही गई है। जबकि कुंजी नोट कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा ये बात कही गई है कुंजी नोट की प्रस्तावना कुंजी नोट है। ये बात कही थी अर्नेस्ट बारकर ने। तो ये हमने देखा कुछ फैक्ट के बारे में कि प्रस्तावना से संबंधित जो फैक्ट हैं, किस व्यक्ति ने क्या सुझाव दिए हैं प्रस्तावना के माध्यम से। अब हम बात करते हैं जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। पहला, प्रस्तावना को हम 3 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला, स्रोत की जो संविधान है या प्रस्तावना है, इसका स्रोत क्या है। दूसरा, हमें बताता है कि जो संविधान है उसकी प्रकृति या स्वरूप क्या है। तीसरा, हमें जो संविधान के उद्देश्य हैं उसके बारे में हम इसको समझ सकते हैं। तो इन 3 आधारों पर हम प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रस्तावना है हमारी, इसमें जो स्रोत की यदि हम बात करें तो ये इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब यहाँ पर या इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थात भारत की जनता, अर्थात भारत की जनता, यानी भारतीय जनता के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसलिए जो जितनी भी पावर है वो जनता को भारतीय संविधान के अंतर्गत दी जाती है। तो यहाँ पर जो संविधान का मूल स्रोत है वो यहाँ की जनता है, यानी भारत के जो सिटीजन है वो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो स्रोत है वो है भारत की जनता। अगला है प्रकृति या हम कहें इसका जो नेचर या स्वरूप क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सब एक एक शब्द को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये समझेंगे कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणतंत्रात्मक क्या है। यदि हम उद्देश्य की बात करें तो भारतीय जो प्रस्तावना है इसमें उद्देश्य बताए गए हैं। उद्देश्य 3 उद्देश्य दिए गए हैं न्याय या जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 न्यायों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगली बात हम यदि करें उद्देश्य के बारे में तो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बढ़ाना और एकता स्थापित करना। इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसके एक एक शब्द को या एक एक वर्ड को हम यहाँ पर समझने का या जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम पहले वर्ड के अंतर्गत देखें तो पहला वर्ड है संप्रभुता, या हम इसको कह सकते हैं संपूर्ण, ये कह सकते हैं इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको कह सकते हैं संप्रभुता या सोवेरियन। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति या निर्णय लेने की जो अधिकार होता है, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता हम बात करें भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत देखें तो संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो भारत किसी देश पर ना तो निर्भर है और ना ही किसी देश के ना ही भारत के ऊपर कोई प्राधिकरण है जो उसकी आंतरिक एवं बाह्य स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। यानी भारत जो है ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं है। ये संप्रभुता कहलाती है। यदि हम संप्रभुता को देखें तो संप्रभुता के अंतर्गत यही है कि भारत जो है ये ना तो अपने आंतरिक मामलों में और ना ही बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार से दबाव में काम या किसी के दबाव में काम नहीं करता है। भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि मान लीजिए जो संप्रभुता होती है ये 2 प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता, यानी कि इंटरनल सोवेरेनिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल सोवेरेनिटी। तो आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारत सरकार जो है ये भारत देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। ये इंटरनल संप्रभुता कहलाती है।
यानी किसी भी भारत के अंतर्गत यदि कोई कानून बनाना है तो भारत सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है, वो किसी भी प्रकार का कानून भारत के लिए बना सकती है, निर्माण कर सकती है। जबकि हम बाह्य संप्रभुता की बात करें तो यदि भारत की जो सरकार है बाह्य संप्रभुता के अंतर्गत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दबाव नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि जैसे एक संगठन है सार्क की यदि सदस्यता भारत को छोड़नी है तो वो छोड़ सकती है। यदि हम बात करें एक संगठन है यूएनओ की सदस्यता भारत को यदि छोड़नी है तो वो छोड़ सकता है। किसी भी प्रकार का भारत के ऊपर जो दबाव है वो दबाव में काम नहीं करता है। ये कहलाती है बाह्य संप्रभुता। तो ये इस प्रकार की जो दो संप्रभुताएं होती हैं, ये हम बात करें कि कॉमनवेल्थ की जब सदस्यता ली थी भारत ने तो ये भारत का स्वयं का निर्णय था, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रिटेन के दबाव में काम नहीं किया था। यदि हम बात करें भारत किसी भी विदेशी राज्य क्षेत्र को अधिकृत यानी अपने में मिला सकता है और अपना क्षेत्र दे सकता है, ये संप्रभुता के अंतर्गत आता है। अब हम अगले शब्द को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अगला शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट। तो समाजवाद या जो सोशलिस्ट शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में। जैसे हम बात करें कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया, लेकिन इसके पहले भी भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व थे, इस समाजवाद के इसमें लक्षण मौजूद थे। यानी कि जो डीपीएसपी है ये संविधान लागू हुआ था उसके बाद भी भारतीय संविधान में समाजवाद के लक्षण मौजूद थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। देखिए समाजवाद दो तरह के होते हैं, सोशलिज्म दो तरह के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। जो भारत का समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर हम समझें कि यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। जिसे जो साम्यवादी समाजवाद है इसको राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें जो उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति होती है उसको राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ऐसे को हम साम्यवाद कहते हैं या समाजवादी इसको साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। यानी जो उत्पादन है और वितरण के जो सभी संसाधन है इस सरकार के पास होते हैं, ऐसे समाजवाद को हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। जैसे हमारा चीन हुआ, यहाँ पर यही चलता है साम्यवादी समाजवाद यानी कम्युनिस्ट। जबकि भारत में यदि हम बात करें तो भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद को। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यदि हम बात करें भारतीय समाजवाद की तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है भारतीय समाजवाद का। तो यहाँ पर हमने समाजवाद के बारे में देखा कि समाजवाद दो तरह के होते हैं, जहाँ पर उत्पादन और वितरण के सभी संसाधन सरकार के पास होते हैं। यहाँ पर निजी संपत्ति होती है इसका या निजी जो संस्थाएं होती हैं उनका निजी राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ऐसे यानी सरकार के पास में सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। इस प्रकार के समाजवाद को हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। जबकि भारतीय जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें वितरण और उत्पादन के संसाधन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में या दोनों के पास होते हैं। और ऐसे सिस्टम को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये चीजें होती हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की। तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जो कि मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का सम्मिलित रूप है। किंतु भारत ने गांधीवादी समाजवाद को अधिक महत्व दिया है। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है
अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहले हमने बात की समाजवाद को भी जोड़ा गया, उसके बाद जो धर्मनिरपेक्ष है सेक्युलरिज्म है इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि संविधान में ऐसा कहीं पर भी किसी एक विशेष धर्म को मानने के लिए उल्लेख नहीं किया गया है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य सभी धर्मों को समान नज़र से या समान दृष्टि से देखता है, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो राज्य के सामने सभी धर्म समान होंगे व राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे हम बात करें जो हमारा पाकिस्तान है, ईरान, इराक है, ये कैसे कंट्री है? ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग या ये जो इस्लामिक कंट्री है यानी एक धर्म को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसे देश को हम सेकुलर कंट्री नहीं कहते हैं। जबकि धर्मनिरपेक्ष देश ऐसा देश होता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को वो समान नज़र से या समान दृष्टि से देखता है। जैसे यदि हम बात करें धर्मनिरपेक्ष देशों में भारत हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, ऐसे देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने धर्मनिरपेक्षता को समझने का प्रयास किया। अगला हम समझते हैं लोकतंत्र या लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक जो शब्द है इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर जनता ही सब कुछ होती है, यदि सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है ये जनता होती है। वैसे तो डेमोक्रेसी की कोई परिभाषा होती नहीं है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सत्ता का जो वास्तविक स्रोत होती है डेमोक्रेसी के अंतर्गत वो जनता होती है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी को परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयास किया था। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। इस प्रकार से उन्होंने डेमोक्रेसी को परिभाषित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो जनता होती है ये वास्तविक स्रोत होती है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। अब हम बात करें कि जो भारत में है जो लोकतंत्र होता है ये दो प्रकार से होता है या दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भारत में जो अपनाया गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। क्योंकि देखिए अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसमें इसका मतलब क्या है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम ऐसे लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें नीति निर्माण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें नीति निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण देश के लिए नीति निर्माण बनाने का काम जनता के द्वारा किया जाए, ऐसे लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण केवल विश्व में एक ही देश है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर नीति निर्माण के लिए वहाँ की जनता नीति निर्माण करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो नीति निर्माण देश के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि संसद और जो राष्ट्रपति होता है ये नीति निर्माण का काम यहाँ पर करता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को या हम बात करें भारतीय संविधान ने प्रतिनिधिकारी संसदीय शासन व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया है। संसदीय शासन प्रकार की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। अगला हम बात करते हैं, अगला जो शब्द है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। अगला जो शब्द है वो क्या है? गणतंत्र या रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है इसको भी हम समझते हैं। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख, यानी हम बात करें जो हेड ऑफ द नेशन होता है, भारत में यदि बात करें तो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह वंशानुगत। तो जहाँ पर जो हेड ऑफ द नेशन होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। तो गणतंत्र को इस आधार पर भी समझा जा सकता है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो सभी के लिए
खुले रहेंगे तथा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जैसे भारत में बात करें कि भारत में कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन में केवल वहाँ की जो राष्ट्रपति होता है वो जेनेटिक होता है या वंशानुगत होता है, वहाँ पर राजा का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जबकि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो यही कहा गया है कि गणतंत्र को इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वो सभी के लिए खुले होते हैं। तो ये गणतंत्र है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह वंशानुगत होता है। इसको हम इस आधार पर समझ सकते हैं। अगला है न्याय। अगले हम यदि बात करें संविधान के उद्देश्यों की, तो सबसे पहला जो संविधान का उद्देश्य है वो है न्याय। न्याय की व्यवस्था संविधान में की गई है और यहाँ पर 3 तरह के न्याय के बारे में या जस्टिस के बारे में बताया गया है। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी के साथ समान सद्भाव तथा सामाजिक आधारों पर जैसे जाति, नस्ल, रंग, धर्म, लिंग आदि आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय है, यानी सोशल जस्टिस के बारे में संविधान में कहा गया है कि किन किन आधारों पर जाति, नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, इन सभी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का सामाजिक न्याय की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगला यदि हम बात करें, अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है कि अमीर और गरीबी के बीच का जो अंतर है उसको कम करना व संपत्ति, आय आदि के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है उसको कम करने का भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रयास किया जाता है और यहाँ सब प्रावधान इसमें किए गए हैं कि सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो अमीर और गरीब है इनके अंतर को हमेशा कम किया जाए। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है या पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों के समान राजनीतिक न्याय, यानी भारत में सभी नागरिकों को समान प्रकार के राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में यदि हम बात करें तो प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 325 और 326 के अंतर्गत। तो ये संविधान जो राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, यानी भारत में सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है, सभी नागरिकों को यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। यही कहलाता है राजनीतिक न्याय। इस सभी नागरिकों के लिए प्रदान किया गया है। तो ये हमने न्याय की बारे में बात की। अगला जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को हम कहते हैं लिबर्टी। जो लिबर्टी शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से 1789 में से लिया गया है। कहाँ की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसको 1789 में जो हुई थी। अब देखें, जो लिबर्टी या स्वतंत्रता है, इसमें हमारा जो भारतीय संविधान है हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान हमें ये करता है। किंतु राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विदेशी संबंध पर खतरा नहीं होना चाहिए। यानी भारतीय संविधान हमें अपने विचारों को रखने की, विश्वास की, धर्म मानने की, उपासना की स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमें कुछ आधारों पर यहाँ पर बताता है कि एकता, अखंडता, यानी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विदेशी संबंध पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। ये कहलाती स्वतंत्रता। अगली हम बात करें, अगला है समता, या जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी। समता का मतलब है कि नागरिक राष्ट्र के व संविधान के समक्ष समान होंगे, किसी भी प्रकार का उनको विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान में सभी प्रकार के नागरिकों के लिए समक्ष, जो संविधान के समक्ष है, वो समता की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्र के नागरिकों के लिए संविधान के समक्ष समान होंगे। किसी भी संविधान के समान या कानून के समान सभी लोग समान होते हैं, किसी प्रकार का उनकी विभेद या नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि भारतीय संविधान में
जो समानता लाने के लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे हम बात करें अनुच्छेद जो इस अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अगला हम बात करें अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात करता है। अगला है आश्रितता का अंत यानी छुआछूत के अंत करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 और उपाधियों के अंत के बारे में भी बात ये करता है। इनको हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इतनी प्रकार की जो समानता है ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में ये प्रावधान किया गया है। तो ये समानता दिलाने का प्रयास है, इक्वालिटी लाने का प्रयास संविधान की तरफ से किया गया है। अगले जो शब्द है बंधुत्व, बंधुत्व को हम यहाँ पर, या जिसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, यानी भारतीय संविधान में जो बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता और मौलिक एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा जो वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार से भारतीय जो बंधुत्व है ये बंधुत्व बढ़ाने के लिए कहता है। तो भारतीय संविधान निम्न प्रावधानों के आधार पर बंधुत्व को बढ़ाने की भावना या प्रावधान करता, जैसे एकल नागरिकता का प्रोविजन किया गया कि सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, और मौलिक कर्तव्य, सभी नागरिकों को कुछ कर्तव्य हैं उनको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बंधुत्व का सीधा अर्थ है भाईचारे की भावना विकसित करना, सभी आपस में आपसे मेलजोल से रहें, सौहार्द की भावना से रहें, ऐसी संविधान अपेक्षा करता है। अगला हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसके बारे में हमें समझना है कि जो संविधान प्रस्तावना का भाग है या नहीं। तो एक केस आया था बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में। तो सर्वोच्च जो न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इसने कहा था कि इस मामले में, किस मामले में, बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपना सुझाव दिया था या डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात कही थी बेरुवाड़ी मामले में। लेकिन अगला जो मामला आया था केशवानंद भारती मामले 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, संविधान का एक भाग है, ये कहा था केशवानंद भारती मामले में 1973 में, और वर्तमान में भी यही डिसीजन चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। अगला प्रस्तावना से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रस्तावना को कौन से संविधान संशोधन से संशोधित किया गया, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया है ये बताना है आपको। अगला है 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, किस मामले में या किस मामले से प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है, तो संविधान का जो परिचय पत्र वो किसको कहा गया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमने आज की क्लास में देखा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना में जो शक्ति है वो कहाँ से अधिग्रहित करती है, या भारतीय संविधान कहाँ से शक्ति अधिग्रहित करता है, इन सब के बारे में हमने आज समझने का प्रयास किया। अब अगली क्लास में हम संविधान को पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेके, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कल से। तो थैंक यू एवरीवन।